नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च 2023 को आज एसएससी सीजीएल के टीयर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों इसमें जीके और कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आगामी एग्ज़ाम्स जिनका भी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाएगा, जिनका भी एग्ज़ाम्स है उनको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है, आगे क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 1853 में भारत में पहली ट्रेन जो कि कितनी दूर चली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 किमी चली थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन जो कि बोरी बंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किमी की दूरी तय करते हुए चली थी। यह 3 जो कि लोकोमोटिव साहिब सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 गाड़ियाँ थी। ठीक है, इसमें 400 लोग सवार थे। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन जो कि पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। वर्तमान में भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का प्रबंध करता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 216 के तहत। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे रीट 2 तरीके से जारी की जाती है। बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 जो कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास व्यापक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, क्योंकि वे पूरे देश में रीट जारी कर सकता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं हाई कोर्ट का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार संकुचित होता है, क्योंकि वे केवल अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में ही रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है, इस प्रकार उनका दायरा सीमित है। हाई कोर्ट मौलिक और संवैधानिक दोनों अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं इस प्रकार तुलनात्मक रूप से उनके पास व्यापक जो कि दायरा है। चूँकि अनुच्छेद 32 एक सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी। एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है, चूँकि अनुच्छेद 226 एक कानूनी अधिकार है, इसलिए हाई कोर्ट को रीट जारी करने या फिर न करने का विवेक अधिकार होता है। डॉपलर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1842 में। जी हाँ दोस्तों, डॉपलर प्रभाव या फिर डॉपलर शिफ्ट इसको बोला जाता है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञान क्रिश्चियन डॉपलर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1842 में प्रस्तावित किया था। तरंगों के स्रोत के सापेक्ष चलने वाले पर्यवेक्षक के लिए देखी गई आवृत्ति और तरंग की उत्सर्जित आवृत्ति के बीच का ये अंतर बताता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों, इस प्रश्न का आप बताइए जाफर खां का पूछा था कि मीर जाफर का पूछा था। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले मीर जाफर का बता देते हैं। तो मीर जाफर किसका सेनापति था, अगर ये पूछा गया होगा तो सिराजुद्दौला का वह सेनापति था। तो सिराजुद्दौला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, अगर मीर जाफर का पूछा गया होगा तो। ठीक है, बात करते हैं तो मीर जाफर को वर्ष 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश अधिकारी ने मीर जाफर को रिश्वत दी, जो कि नवाब की सेना के प्रमुख सेनापति थे। रिश्वत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए कहा गया था। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और जो कि संसाधन प्राप्त करने के लिए बंगाल को जीतना था। वही बात करते हैं, इसी प्रक्रिया में क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर जाफर को धोखा दिया और उसे नवाब नहीं बनाया, बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त की और मीर जाफर को देशद्रोही बना दिया, जिसने भारतीयों की नज़र में अपने देश को धोखा दिया था। वही बात करते हैं तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। 1797 प्लासी की लड़ाई के बाद नवाब
जो कि यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। 1797 प्लासी की लड़ाई के बाद नवाब जो कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बंगाल के 24 परखने और जंगली महल यानी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ प्रदान किए। परिणाम स्वरूप उन्हें कठपुतली नवाब के रूप में पेश किया गया। ठीक है, वहीं बात करते हैं सिराजुद्दौला, जो कि सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जिसने अली वर्दी खान को गद्दी पर बैठाया। उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि अगले 200 वर्षों में निरंतर जारी रहा। उनके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हो गई थी। मीर कासिम की बात करते हैं तो मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब के रूप में स्थापित किया गया था। उनके जो कि ससुर मीर जाफ़र की जगह, जिन्हें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज़ों के लिए प्लासी की लड़ाई जीतने में उनकी भूमिका के बाद समर्थन दिया था। वहीं एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 0 से 3 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो निपुण भारत योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत है कि साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। इस योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्र को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वेब ब्राउज़र में बुकमार्क करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+D। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंप्यूटर में किस मेमोरी का प्रयोग रैम बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, जिसको हार्ड डिस्क भी बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंप्यूटर में सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो सेल रेफरेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो एक वर्कशीट सेल की पहचान एक कॉलम लेटर और एक रो नंबर के संयोजन से होती है, जिसे सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस के रूप में जाना जाता है। एक्सेल में अब 3 प्रकार के सेल रेफरेंस उपलब्ध हैं, जिसको रिलेटिव सेल के रेफरेंस, कुल सेल रेफरेंस, कई सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो सापेक्ष संदर्भ में पंक्ति और स्तंभ निर्देशांक में डॉलर चिन्ह का अभाव होता है, जैसे कि A1 या फिर A1 जो कि संबंधित B1 0। एक्सेल में सभी सेल एड्रेस डिफ़ॉल्ट रूप से सापेक्ष होते हैं। उनमें रो या फिर कॉलम निर्देशांक डॉलर चिन्ह के साथ होता है, जैसे कि डॉलर का सिंबल है A, डॉलर का सिंबल 1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको निरपेक्ष रेफरेंस कहा जाता है। वहीं बात करते हैं एक सापेक्ष और निरपेक्ष निर्देशांक, जैसे कि डॉलर सिंबल A1 या फिर डॉलर सिंबल 1 मिश्रित रेफरेंस में शामिल है। सेल रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के लिए उन संख्याओं का डेटा का पता लगाने के लिए जिन्हें आप सूत्र की गणना करना चाहते हैं। आप एक सेल रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं जो किसी वर्कशीट पर किसी सेल या फिर सेलों की श्रेणी को संदर्भित करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 238 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 238 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 भाग 7 के अधीन था, और अनुच्छेद 238 में ऐसे प्रावधान शामिल थे जो पहले अनुसूची के भाग बी में राज्यों के नियमन से संबंधित थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 पहले अनुसूची के भाग बी में राज्यों को भाग जो कि 4 के प्रावधानों के आवेदन से संबंधित है। इसे संविधान में जो कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में इस संशोधन की आवश्यकता थी। इसे A, B, C और D श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की थी। ठीक है, वहीं बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और चीज़ें आप जान लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, भारत में 550 से अधिक रियासतें थी। अस्थायी रूप से भारत की इन रियासतों को भाग A, B, C और D राज्यों में विभाजित किया गया था। इसलिए राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्माण के मामले को देखने के लिए 19 दिसंबर
1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। उस समय की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। यह प्रशासन को आसान बनाने और विवादास्पद जाति और धर्म आधारित पहचानों को भाषाई पहचान से बदलने के लिए किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि सही है, आपसे पूछा था कि जैसे कि सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ये बात तो सही है, लेकिन उसमें बोला था कि जसप्रीत बुमराह T21 के नंबर 1 बॉलर हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर सही गलत में पूछा गया होगा तो फिर ये बुमराह वाला ऑप्शन आपने सही किया होगा, क्योंकि T20 में नंबर 1 बॉलर राशिद खान हैं। बाकी दोस्तों चारों ऑप्शन से एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत रेस्टोरेंट या फिर भारत के कहीं स्थान पर जाने का आज़ादी है, तो अनुच्छेद 19 जो कि मौलिक अधिकार देता है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो जो कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या फिर संघ या फिर सहकारिता बनाने का अधिकार है। इसमें भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय धंधा या फिर व्यापार करने का अधिकार। मौलिक अधिकारों को से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी भाग 3 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग जो कि 12 में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशियों के लिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से हैं, तो जनजातीय समुदाय या फिर आदिवासी महिला राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ST करके दिया था या फिर क्या दिया था। अगर ऐसे जातियों के SC ST OBC जनरल ऐसे करके दिया होगा तो फिर जनजातीय यानी ST आपका राइट आंसर होगा। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर में इसका जो कि स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। दोस्तों ये वाला प्रश्न जो कि मीर जाफ़र का पूछा था या फिर जफ़र खान का पूछा था, ये कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगर जफ़र खान का पूछा था कि किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति था। सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये ओडिशा में पाया जाता है दोस्तों, लेकिन ओडिशा ऑप्शंस में नहीं था, यानी ओडिशा से किसी क्षेत्र का नाम आपको दिया होगा। जैसे कि ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओडिशा में भारत के बॉक्साइट के 50% से अधिक संसाधन है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट निक्षेप चट्टानों की विस्तृत विविधता के अपघटन से बनते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो एल्युमिनियम सिलिकेट से बनते हैं, ठीक है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। बॉक्साइट का मुख्य रूप से व्यापार प्रक्रिया के माध्यम से एल्युमिनियम का उद्घाटन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम का। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि भारत में महत्वपूर्ण जो कि बॉक्साइट खदानें हैं, जिनमें से कुछ नाम है इस प्रकार: बिलासपुर और मैकाल पहाड़ी, सिंहभूम, ठीक है, जामनगर, बालंगीर, बारगढ़, कोरापुट, ठीक है, कालाहांडी, संबलपुर, सुंदरगढ़, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण खदानें हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, तो धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 110 के तहत आता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।
कौन से ग्रुप में अल्कोहल पाया जाता है? तो प्राथमिक अल्कोहल, जब प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो कि OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। जैसे कि मेथेनॉल। तृतीयक अल्कोहल, जब तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो तृतीयक अल्कोहल बन जाता है। तो OH समूह आपका ऑप्शंस में रहा होगा तो राइट कर सकते थे। हीमोग्लोबिन की कमी को किससे बढ़ाया जा सकता है? यानी बढ़ाया जा सकता है तो आयरन का सेवन करके बढ़ाया जा सकता है। सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? तो 2021 के अनुसार बिहार राज्य की जो कि प्रजनन दर सबसे अधिक है। LBW किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जो कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तो चलिए ट्रांजिस्टर से रिलेटेड सभी यहाँ पे कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, दूसरी पीढ़ी में बना कंप्यूटर पूरी तरीके से ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ठीक है, ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया था। इसका आविष्कार मेल जो कि प्रयोगशाला में वाल्टर H बैटन जो कि 1902 से 1987 तक किए थे। जॉन बार्डिन ने 1908 से 1991 तक और विलियम B शॉकले ने 1910 से 1989 द्वारा 1947 में किया गया था। ठीक है, इसका आविष्कार जो है 1947 में हुआ था। बाकी ये लोग जो है इतने से इतने दिन तक जो कि इन्होंने इसका चेकआउट किया था, नहीं प्रयोग किया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए जो कि छिद्रित कार्ड और प्रिंट आउट का उपयोग किया गया था। TX0 पहला कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। यह 1956 में जारी किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये दूसरी पीढ़ी की मशीनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और वैज्ञानिक नौकरियों के लिए किया गया और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग और असेंबली भाषाओं जैसे कि फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेटर और कोबोल कॉमन बिजनेस जो कि ओरिएंटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था इसमें। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कई विशेषताएं थी। जैसे कि दूसरी पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जो उन्हें पहले की तुलना में अधिक विश्वसनीय, आकार में छोटा, तेज गति में अधिक ऊर्जा कुशल और सस्ता हुआ था। उनमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क और मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती हैं। ठीक है, उन्होंने उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि फोर्ट्रॉन और कोबोल का इस्तेमाल किया और टेलीफोन लाइन की मदद से संचार की अनुमति दी थी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में डाटा प्रोसेसिंग का समय जो कि मिली सेकेंड से घटकर माइक्रो सेकेंड हो गया था। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो कि 1942 से 1955 तक चला था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ने मेमोरी के लिए सर्किटरी यहाँ पे दोस्तों सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। वे अक्सर विशाल थे और पूरे कमरे में आते थे, यानी पहले से अब इसको काफ़ी छोटा कर दिया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर निर्भर थे। वे संचालित करने के लिए बहुत महंगे थे और बिजली का बहुत उपयोग करने के अलावा बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न की जो अक्सर खराबी का कारण था। पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था यूनिवैक और एनियक कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों के उदाहरण हैं। बात करते हैं तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो कि 1964 से 1975 तक चला। एकीकृत सर्किट का विकास तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो कि पहचान था। ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप्स पर रखा गया जिसे अर्धचालक कहा जाता है। पंच कार्ड और प्रिंट आउट के बजाय यूजर्स ने कीबोर्ड और मॉनिटर के माध्यम से तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ बातचीत की और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हस्तक्षेप किया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों। तो इनके एक समय में डिवाइस को कई अलग अलग एप्लीकेशन चलाने की अनुमति दी। चौथी पीढ़ी जो कि 1971 से अब तक है,
इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो कि माइक्रो प्रोसेसर ने 4th जनरेशन के कंप्यूटर लाए, क्योंकि हज़ारों एकीकृत सर्किट एक एकल सिलिकॉन चिप पर बनाए गए थे। इंटेल जो कि 404 चिप 1971 में विकसित कंप्यूटर के सभी घटकों में स्थित है। इनपुट आउटपुट नियंत्रण के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी से एकल चिप इसमें इस्तेमाल किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने GUI माउस और हेल्ड डिवाइसों के विकास को भी देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पे कि वेब ब्राउज़र में बुक मार्क करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+D आपका राइट आंसर होगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU का दूसरा नाम पूछा था, तो मॉनिटर या फिर डिस्प्ले इसको कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लाइन प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। लाइन प्रिंटर के उदाहरण जैसे कि इसको ड्रम प्रिंटर के नाम से, चेन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बात करें तो दोस्तों कुल जो कि अभी वर्तमान में 9 प्रकार के प्रिंटर हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, जो कि लेसर प्रिंटर, ठीक है, ऑल इन वन प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर, LED प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जो कि सुब्लिमेशन प्रिंटर और प्लॉटर, ये सभी क्या हैं दोस्तों, वर्तमान में 9 प्रकार के प्रिंटर हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि क्विक जो कि एक्सेस टूल में कौन कौन सा ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें कुल जो कि 20 कमांड आप लगा सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। टोटल अधिकतम 20 है। ठीक है, मैनुअल रूप से आप जितना भी रख सकते हैं, जैसे कि सेव, न्यू, कट, कॉपी, अंडू, रीडो, प्रिंट आदि को ऐड किया जाता है इसमें। ठीक है, इसको कमांड बोलते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भेजने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जीमेल को भेजने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ईमेल पते की आवश्यकता होती है किसी भी जीमेल को भेजने के लिए। जीमेल एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, जीमेल के थ्रू ईमेल भेजी जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ईमेल भेजने की प्रोसेस, आप इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। बाकी मैं सभी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे अपने एंड्रॉयड फ़ोन या फिर टैबलेट पर जीमेल एप्लीकेशन को खोलना होगा। सबसे नीचे दाईं ओर लिखे टैब पर जो कि क्लिक करना होगा, लिखे पर जो कि टैप करना होगा। पाने वाले फील्ड में ईमेल पाने वाले के ईमेल पते डालें। आप यहाँ पर पाने वाले के ईमेल पते जोड़ सकते हैं, कॉपी और गुप्त कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आप फील्ड में जो भी किस फील्ड में कर सकते हैं, विषय लिख सकते हैं, क्या है, अपना मैसेज लिख सकते हैं। सब कुछ करने के बाद 7वें नंबर पे आपको क्या करना है, पेज पर सबसे ऊपर में भेजे पर टैप करना है। बस आपकी जो कि ईमेल है वो भेज दी जाएगी। बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। VDA किसे कहते हैं, तो वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, जिसको वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस कहा जाता है, डेस्कटॉप एक्सेस। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। बस इतने ही क्वेश्चंस मुझे मिले थे, बाकी 1-2 क्वेश्चंस और मिले थे जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अभी नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।